पहली बार जब मैं यहाँ आया तब मैं इस द्वीप पर उतर नहीं सका, समुद्र में उठती ऊंची लहरों के कारण। अगर आप खराब मौसम में यहां आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है। आज समंदर काफी शांत दिख रहा है। उम्मीद करता हूं इस बार उतना मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं। पिछली बार से बेहतर हो बस। देखो उनके झुंड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। हाँ। जब पहली बार वेंगुर्ला रॉक्स के बारे में सुना तो मुझे लगा कि वो भी सामान्य होंगे, किसी भी द्वीप की तरह, जैसे अंडमान। लेकिन फिर जब मैं पहली बार वहां गई, मुझे लगा ओ माय गॉड, ये क्या है। लैंडिंग पॉइंट बहुत कम होने से यहां उतरना या फिर नाव में चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लहरें चारों तरफ से आ रही थी, हर तरफ बार्नकल्स थे। हमारे पास बहुत सारा सामान था और हर बैग में बहुत महंगे इक्विपमेंट्स थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, कुछ तो सामान खो जाएगा, मेरा कोई बैग जरूर गिर जाएगा। अंडमान में खाने लायक घोंसला बनाने वाले स्विफ्टलेट पर 15 से भी ज्यादा सालों तक काम करने के बाद मैं पश्चिमी घाट की अन्य प्रजातियों के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक था। और फिर मुझे पता चला कि इस प्रजाति की सबसे बड़ी कॉलोनी महाराष्ट्र में एक समुद्री द्वीप पर है। इंडियन स्विफ्टलेट को समझने के लिए हमने पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र के द्वीपों का सर्वेक्षण किया। हमने सभी संभावित आवासों की भी जांच की, जिनमें प्राकृतिक गुफाएं, मानव निर्मित गुफाएं और बंदरगाह भी शामिल थे। तो सभी संभावित आवासों के सर्वेक्षण के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि महाराष्ट्र में भारतीय स्विफ्टलेट की प्रजननक्षम कॉलोनियां केवल बर्न्ट द्वीप की समुद्री गुफाओं में है और एक अन्य कॉलोनी ओल्ड लाइट हाउस द्वीप पर है। वेंगुर्ला रॉक्स द्वीप समूह में लगभग 23 द्वीप हैं, जिनमें से सिर्फ 2 द्वीपों पर भारतीय स्विफ्टलेट्स की कॉलोनियां हैं और यही 2 बस्तियां महाराष्ट्र में इस प्रजाति की ज्ञात प्रजनन करने वाली कॉलोनियां हैं, इसलिए वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस क्षेत्र में लोगों ने कभी किसी लड़की को द्वीपों पर काम करते नहीं देखा। उनके मन में कई सवाल थे, संदेह थे कि लड़की होते हुए मैं यहाँ कैसे रहूंगी, कैसे काम करूंगी। यहाँ तक कि मेरे नाव वाले को आश्चर्य हो रहा था कि लड़की होते हुए मैं द्वीप पर उतरूंगी कैसे। और तो और मुझे कोई फील्ड असिस्टेंट भी नहीं मिल रहा था। एक दिन जब मैं फील्ड वर्क के लिए जेटी से निकल रही थी तो एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और मुझे साइड में ले गई
और मुझसे कहने लगी कि ठीक है, तुम पानी, खाना और बाकी सामान ले जाती हो, लेकिन टॉयलेट्स का क्या करती हो तुम ऐसी जगह पर? और फिर मैंने यहाँ के जो लोग थे उनसे अच्छी दोस्ती बनाना शुरू कर दिया और फिर चीज़ें धीरे धीरे आसान हो गई। ये मेरे लिए बिल्कुल अलग दुनिया थी, क्योंकि मैंने अब तक लाइमस्टोन की गुफाएं देखी थीं, पर यह एक समुद्री गुफा थी। देखा कितने सारे कबूतर के पंख हैं यहाँ। मुझे लगता है कि ये यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है इस गुफा के अंदर, पक्षियों की विष्ठा के अलावा। भारतीय स्विफ्टलेट खाने योग्य घोंसला बनाने वाली एक प्रजाति है। खाने योग्य घोंसले दो प्रकार के होते हैं, सफेद घोंसले और काले घोंसले। भारतीय स्विफ्टलेट अपनी लार के साथ पंख मिलाती है, जिससे उसका घोंसला काला होता है, इसलिए उन्हें ब्लैक एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट कहा जाता है। जबकि अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाने वाले स्विफ्टलेट के घोंसले को देखें, तो वो पूरी तरह लार से बनाते हैं, 100% लार, वे इसमें और कुछ नहीं मिलाते, जिससे उनका घोंसला एकदम सफेद और अपारदर्शी लगता है, इसलिए उन्हें व्हाइट एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट कहा जाता है। कल्पना कीजिए आप 60 किलो के हों और आपको 60 किलो लार थूकनी पड़े, तो इस पर आपको कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इन पक्षियों को यही करना पड़ता है। 10 ग्राम के पक्षी 10 ग्राम तक लार थूकते हैं और उन्हें यह करने में 60-70 दिन लग जाते हैं। हालांकि प्रजनन काल में उनकी लार ग्रंथि बड़ी हो जाती है, उन्हें इस दौरान बहुत सारा प्रोटीन और ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती है, और फिर उस लार को उगलने के लिए उन्हें ये ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि बिना गलती का वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना इस कठिन आवास में। यहाँ पर एक टाइम पर हाँ, यहाँ लेक एक हुआ करता था। यहाँ पे, वहाँ पे। यहाँ हाँ, बहुत सारे यहाँ भी घोंसले थे, बहुत सारे घोंसले थे। करीब 40-50 थे। हाँ, पर अभी हाँ, बहुत कम है। मतलब बारिश का पानी सीधा उन पर आता होगा। इस प्रजाति के बारे में उसकी आबादी के रुझान के अलावा लगभग कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, और वो जानकारी भी 15 साल पुरानी थी, क्योंकि उस पर हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसलिए मेरे लिए इस अध्ययन की योजना बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण था। तो मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि इसकी बेसिक इकोलॉजी, बेसिक बायोलॉजी और आबादी की प्रवृत्ति और वितरण को समझें। तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी आसान होगा, क्योंकि इस तरीके से हमने अंडमान में काम किया था। तो पहली बार जब मैंने गिनती शुरू की तो मैंने 10 पक्षियों को आते देखा। मेरे पास मेरा टेली काउंटर था और मैं बस गिन रही थी, 1, 2। गुफा के अंदर आते हुए ये पक्षी एक क्लिक की आवाज़ करते हैं। तो जब वो ऐसी क्लिक की आवाज़ करते थे तो मैं एक पक्षी गिनती थी कि 1, और जब दूसरा आता था तो 2, और इस तरह मैंने पहले 10 पक्षी गिने थे। पर फिर जैसे ही 6 बजे शाम के, मैंने देखा कि हज़ारों पक्षी अंदर आ रहे हैं, और तब मुझे लगा कि ओह माय गॉड, ये आसान काम नहीं है, ये तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है।
इस गुफा में हजारों पक्षियों का होना इसे एक अत्यंत अलग जगह साबित करता है। ये पक्षी एकनिष्ठ होते हैं, ये जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। इनके बारे में यही पता है, और यह जोड़ा तब तक नहीं टूटता जब तक दोनों में से किसी एक को कुछ हो नहीं जाता। और इसी वजह से हम सिर्फ घोंसलों की गिनती करके इनकी प्रजनन करती आबादी गिन सकते हैं, क्योंकि एक घोंसला यानी एक नर और एक मादा, दो पक्षी मिलकर एक घोंसला बनाते हैं। यदि आप घोंसलों की संख्या को दुगना कर दें तो वही प्रजनन करती आबादी की संख्या होगी। तो बस फिर हम टॉर्चेस और बाकी इक्विपमेंट की मदद से घोंसले खोजते रहे पूरी गुफा में, और हमने हर एक मीटर, हर एक ऊंचाई को जांचा, सारे सुराखों में देखा। हमने सुनिश्चित किया कि हमसे कोई भी घोंसला छूट ना जाए। ये सब करते हुए कभी कभी ये घोंसले एक्सेसिबल जगह यानी हमारी आंखों के सामने ही होते हैं, और कभी कभी बहुत ऊंचाई पर, और उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। हमने एक टेक्निक बनाई जिसमें हमने एक बांस की छड़ी पर एक आईना बांधकर इन सभी घोंसलों को जांचने की कोशिश की इस गुफा में। तो जितना डेटा हमें इकट्ठा करना था उसके लिए इन पक्षियों की टाइमिंग और हमारी टाइमिंग का एक साथ प्लान होना बहुत ही ज़रूरी था, और ये पूरी तरह स्विफ्टलेट के बिहेवियर पर निर्भर करता था। तो इस सब के दौरान हमें सोने के लिए तो बहुत कम वक्त मिलता था, और हमें ये भी देखना होता था कि हम जल्दी ही खाना पका लें इससे पहले कि स्विफ्टलेट वापस गुफा में आए, ताकि वो हमारी किसी भी एक्टिविटी से परेशान ना हो। रात को जब ये सारे पक्षी वापस आ जाते थे और ये अपने अपने घोंसलों में आराम कर रहे होते थे, सेटल हो जाते थे, तब रात के 10 बजे के करीब मैं गुफा में जाती थी बिना किसी लाइट के, सिर्फ रेड लाइट वाली टॉर्च, और फिर नाइट्रोजन दूरबीन की मदद से गुफा का हर मीटर स्कैन करती थी। तो हाँ, इस तरीके से हमने इनकी पूरी जनसंख्या का अंदाज़ा लगाया जो प्रजननक्षम है। इस प्रजाति की विशेषता यह है कि ये इकोलोकेशन का उपयोग कर सकती है, अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकती है, जो स्विफ्टलेट के अलावा केवल ऑयल बर्ड्स ही कर सकते हैं। और यही विशेषता उन्हें गुफाओं के अंधेरे हिस्सों, अलग अलग जगहों और दुर्गम स्थानों को खोजने में मदद करती है, जहां वे प्राकृतिक और मानव जनित खतरों से दूर रह सकते हैं। ओल्ड लाइट हाउस द्वीप की तो एकदम अलग ही कहानी है। ये स्विफ्टलेट कॉलोनी जो है ये एक बंद पड़े लाइट हाउस में है, जिसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था, जिससे ये द्वीप भूतिया लगता है। तो शुरुआत में जब मैं फील्ड असिस्टेंट ढूंढ रही थी, इसी कारण की वजह से बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा। हाँ, मतलब सच में कोई भी वहाँ जाकर काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मिथ था कि ये आइलैंड भूतिया है।
तो जब मैंने पहली बार इस ओल्ड लाइट हाउस द्वीप का दौरा किया, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये कहानी पहले से थी। तो यहाँ काम करते हुए मुझे हमेशा बहुत ही सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, खासतौर से अंधेरे में। मुझे वो भी याद है कि डॉक्टर शिरीष ने मुझसे कहा था कि डेटा कलेक्ट करते हुए अगर मैं कहीं बैठी हुई हूँ, मैं वहाँ से बिल्कुल नहीं हिल सकती, चाहे मेरे सामने लाइट हाउस का भूत ही क्यों ना आ जाए। एक दिलचस्प बात यह है कि जब इन पक्षियों के चूजे होते हैं तब वे उनके लिए कुछ लाते हैं जिसे बोलस कहा जाता है। यह वास्तव में लार का एक गोला होता है जिसमें बहुत सारे कीट होते हैं और ये गोले बच्चों को खिलाए जाते हैं। वो बोलस को अपने मुंह में रखते हुए घोंसले में लौटते हैं और अपने चूजों को खिलाते हैं। और ये चूजों का खाना मांगना और इन पक्षियों का उन्हें खिलाना सचमुच ये एक मनमोहक दृश्य होता है। चूजों को खिलाने के लिए बोलस उगलने का भी उनका एक अपना तरीका होता है। हम अभी भी ये नहीं समझ पाए हैं कि अंधेरे में ये पक्षी कैसे अपने घोंसले तक पहुंचते हैं और कैसे ये अपने ही चूजों को पहचान लेते हैं। एक रात जब मैं घोंसले देख रही थी तो मैंने देखा कि एक घोंसले में एक छेद है और मैं डर गई क्योंकि उस घोंसले में 2 अंडे थे। मुझे लगा कि कहीं ये अंडे उस छेद से नीचे न गिर जाएं। उस घोंसले के दोनों पक्षी भी उस वक्त तक वापस नहीं लौटे थे। तो जब ये पक्षी वापस लौट आए तो उन्होंने पूरी रात घोंसले के उस हिस्से की मरम्मत में बिताई। तो ये कितना अमेजिंग है कि इन छोटे पक्षियों ने रात भर घोंसले की मरम्मत की। भारतीय स्विफ्टलेट आती है एपोडिडे परिवार से। एपोडिडे शब्द का मतलब जैसे लैटिन में कहते हैं बिना पैर वाला। पोडे माने पैर, और इसका मतलब ये नहीं कि उनके पैर नहीं हैं, पर उनके पैर कमजोर होते हैं लेकिन पंजे मजबूत होते हैं और यही मजबूत पंजे उन्हें दीवारों या किसी अन्य सतह पर लटकने में मदद करते हैं। लेकिन पैर कमजोर होने की वजह से वो पैरों के बल कहीं बैठ नहीं पाते, क्योंकि एक बार कोई पक्षी जमीन पर बैठता है तो फिर से उड़ान भरने के लिए उसके पैरों में ताकत होना जरूरी है, जो इनके पैरों में नहीं होती। इसलिए उन्हें एपोडिडे कहा जाता है और यही कारण है कि आपको ये पक्षी कहीं भी बैठे हुए नहीं दिखते। लोगों में अक्सर एक गलतफहमी रहती है, उनको स्वॉलो या मार्टिन कहीं बैठे दिखते हैं तो कुछ समानताओं के कारण वो उन्हीं को स्विफ्ट या स्विफ्टलेट समझ बैठते हैं। लेकिन याद रहे, स्विफ्ट और स्विफ्टलेट कभी बैठते नहीं हैं क्योंकि उनके पैर कमजोर होते हैं। वो केवल उनके बसेरे या घोंसले के पास लटक सकते हैं या फिर अपने पंखों के बल पर उड़ते हुए दिखते हैं। ये बेहद एरोडायनामिक पक्षी है जो पंखों के सहारे उड़ते रहते हैं या पंजों के सहारे गुफाओं, प्रजनन स्थलों या बसेरों के पास लटके रहते हैं। ये पक्षी कैनोपी के ऊपर चरते हैं। वे छोटे छोटे कीड़े खाते हैं जिन्हें आमतौर पर हवाई प्लवक या हवाई कीट कहा जाता है। शुरू में हमने पूरे सिंधुदुर्ग क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और पाया कि ये पक्षी बर्न्ट द्वीप और ओल्ड लाइट हाउस द्वीप के 30 किलोमीटर के एरिया में भोजन ढूंढ रहे थे।
तो इस 30 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारी प्रजातियां मिली जिन्हें ये पक्षी उपयोग कर रहे थे। तो प्रजातियां जैसे कि मैंग्रोव, नारियल के पेड़ या फिर आम के पेड़। तो इस सब के दौरान मुझे पूरे 12 से 14 घंटे दूरबीन इस्तेमाल करनी होती थी। सूरज उगने से लेकर अस्त होने तक ये ऐसे था जैसे पूरे दिन की नौकरी। इस काम के दौरान आसपास के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो हमें खाना, पानी सब मुहैया कराते थे और इसके अलावा मुझे टॉयलेट्स भी यूज़ करने देते थे। और सबसे रोमांचक जो आवाज़ था वो था वेटलैंड। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक निरीक्षण करती थी और इन पक्षियों की कई तरह की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती थी। इन पक्षियों के कई तरह के व्यवहार जैसे ग्लाइडिंग, फ्लटरिंग, अलग अलग पैटर्न की उड़ान और भी बहुत कुछ। और डेटा कलेक्शन का एक सबसे मज़ेदार समय जो मेरे लिए होता था वो था शाम का, जब ये पक्षी आराम से वेटलैंड में पानी पी रहे होते थे और इसी के साथ नहा भी रहे होते थे और खुद को संवार भी रहे होते थे। मैंने इन पक्षियों के साथ सैकड़ों घंटे बिताए हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर नहीं होती हूँ मेरा मन फिर भी वही सोच रहा होता है कि क्या वो ठीक होंगे और वो कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। मैं ये समझती हूँ कि ये सब कुछ विज्ञान है। मेरा मतलब, इसे प्रैक्टिकल तरीके से कहें तो ये बस मेरे डेटा कलेक्शन का एक हिस्सा था। मुझे नहीं पता, ये ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये इमोशनल बॉन्डिंग है। हर बार जब मैं लौटता हूं तो अपने आप से पूछता हूं, मैंने इस प्रजाति के बारे में क्या जाना? और मुझे लगता है कुछ भी नहीं। कितने सारे सवाल हैं और कितने ही जवाब। इन प्रजातियों के बारे में जानने के लिए कितना कुछ है। यही बात मुझे बार बार वापस ले आती है और सफर जारी रहता है।